तो बच्चों ये बताओ, लास्ट क्लास के किसी टॉपिक में डाउट आपको कोई भी नहीं? सारे टॉपिक क्लियर है? हमने टोटल कितने टॉपिक्स कर लिए? सबसे पहला कौन सा किया? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसके बाद कौन सा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसके बाद स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फिर एटॉमिक मास। 5 ये कर लिए, ठीक है। आज आपको कुछ तो कराऊंगा क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड होंगे, और उसके बाद आपको कराऊंगा कुछ लॉज वगैरह हैं जो इस चैप्टर के हैं, ठीक है। तो आज लगभग लॉज वगैरह और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में जितना भी कराया था उसमें कोई भी डाउट नहीं है? कंफर्म? कोई क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा। अब आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, इनके पहले क्वेश्चंस देखो क्या है। क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, क्या लिखा है? द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस एट STP इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले आप ये बताओ, STP का कंडीशन क्या हुआ करती थी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर पे क्या वॉल्यूम होता है हमारा? 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली क्या होता है? बराबर होता है। बस मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होगा, मॉलिक्यूलर मास आपका यूनिफाइड्स में होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको कितने का मास दे रखा है, चेक करना। कैसे करेंगे भैया? यहां पे मास ऑफ 94.5 ml कितना दे रखा है? ml एट STP कितना दे रखा है बेटा? 0.2231 ग्राम। बताओगे आगे क्या करना है इसमें? कोई बताएगा क्या करना है आगे? मेरे को इतने ml का मास दे रखा है STP पे, तो 1 ml का निकल जाएगा। और कितने ml के मास को मोलर मास बोलूंगा? 22.4 लीटर है ना, तो वो ml में कितना हो जाएगा? 22400 ml के मास को मैं बोलूंगा मोलर मास, एंड दैट वुड बी इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 ml एट STP कितना हो जाएगा बेटा? लिखना चालू करेंगे, 0.2231 होल डिवाइडेड बाय कितना? हेलो जी, हो 94.5 इतना ग्राम आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब मास ऑफ कितना? 22400 ml एट STP कितना हो जाएगा? 0.2231 होल डिवाइडेड 94.5 मल्टीप्लाई कितना? 22400, तो इतने ग्राम आ जाएगा। अब ये इतने ml के वॉल्यूम को पे कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। और 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास आपका होता है ग्राम पर मोल में, ये वैल्यू ग्राम पर मोल में आएगी। और सेम को अगर मैं उठा करके यूनिफाइड में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूलर मास। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फटाफट लिख लो इसे। कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ। फटाफट लिख लो इसे, इसको तसल्ली से लिखो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, हाँ। आपको ये मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर गैस होती है 1 मोल का एट STP। बोलो बोलो जी, क्लियर है? 22.4 लीटर गैस, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे उसका पार्टिकल छोटे होते हो या बड़े होते हो, उनके 22.4 लीटर वॉल्यूम आने वाला है 1 मोल का। और 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम? मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो वही तो मैंने किया है। 22.4 लीटर्स को अगर मैं mls में कन्वर्ट करूंगा कितना आएगा? इतने mls मीन्स मेरे को STP पे इतने ml के मास को ही तो मोलर मास कहना पड़ेगा ना।
ये बात में कोई डाउट आपको? हाँ, कंफर्म? इसे सॉल्व कर लोगे आप घर पे, आंसर क्या आएगा? आंसर निकल जाएगा, लिख लो फटाफट, आगे चलते हैं फिर। सर हाँ, ये फॉर्मूला था एसटीपी का? फॉर्मूला नहीं है, पहले ये बताओ आपका एसटीपी हुआ है नहीं हुआ? हुआ था, हाँ, अभी लेट आया हूँ तो ये क्वेश्चन स्किप हो गए। अरे ये क्वेश्चन ये है बेसिकली कि 94.5 ml गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम मतलब एसटीपी पे इतने ml गैस का मास इतना है, तो अगर इतने ml गैस का मास पता है तो 22400 ml का मास निकाल लोगे ना स्टोइशियोमेट्री से? हाँ या ना? हाँ, निकाल लूंगा। निकाल लोगे ना, तो उतने ml के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं, और उसे यूनिफाइड में लिख दोगे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, चले आगे, पक्का? ये लिख लो फटाफट, लिख लो। एक आध दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। लिख लिया? लिख नहीं रहे क्या? लिख लिया? चलो आगे चलें, लिख लो। सर मैंने जो लास्ट क्लास में अपने एटॉमिक मास वाला टॉपिक करवाया सिर्फ वो किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो कोई नहीं, आज मैं कुछ एक क्वेश्चन करा के ना आज कुछ नए टॉपिक्स कराऊंगा, ठीक है? आप कल वाली बैकअप क्लास में नहीं आए थे ना? मेरी तरफ कल मैंने 2 टॉपिक और कराए, कोई नहीं, उसका बैकअप आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है? वीकेंड्स पे ना थोड़े आपको डिटेल्ड बैकअप मिल जाएंगे, या तो अभी अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप 3:30 आ जाओगे परसों। परसों जिन जिन का बैकअप जो जो छूट रहा है ना बच्चों, वो 3:30 वाली क्लासेस में आ जाओ, उनमें मैं सिर्फ और सिर्फ बैकअप ही करा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये वाला चैप्टर ज़्यादातर बच्चों का छूटा हुआ होगा, जिनका भी होगा वो सारा बैकअप में कराऊंगा, ठीक है? हटा दूँ, हो गया कंफर्म? आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये सॉल्व कर लोगे ना आप, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब ये क्वेश्चन देखना क्या लिखा है। देखो, जिन बच्चों की क्लासेस सारी हुई हैं और अगर उन्हें ना समझ में आ रहा हो ना तो वो बताना बेटा। जिनकी क्लासेस सारी हो गई हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा तो एक बात होगी कि यार मेरे से नहीं हो रहा। अगर आप लोगों की क्लासेस पूरी नहीं हुई है और तब नहीं समझ आ रहा, तब फिर भी आप सेफ जोन में हो कि हमारा हुआ ही नहीं है, ठीक है? अभी फिलहाल यहाँ ध्यान देना, P and Q आर द 2 एलिमेंट दैट फॉर्म्स P2, Q3 और PQ2। क्या है भैया? ये कह रहा है P and Q जो 2 एलिमेंट है, एक बना रहा है P2, Q3 और एक क्या बना रहा है? PQ2। उसमें कह रहा है कि 0.15 मोल ऑफ P2Q3 वेज 15.9। तो इसके 0.15 मोल का जो मास है वो कितना मास आ रहा है भैया? 15.9 ग्राम्स। और ये इसका क्या आ रहा है? इसके 0.15 मोल का मास कितना आ रहा है? 9.3 ग्राम। कोई बताएगा कि अगर मेरे को एटॉमिक वेट्स निकालने हैं P एंड Q के इंडिविजुअल तो क्या करेंगे? क्या दिमाग लगा सकते हैं? P और Q के इंडिविजुअल वेट्स। हाँ क्या? एक्चुअल मास वाला बोलो बोलो, दिमाग लगाओ आराम से, 1 मिनट सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ इस क्वेश्चन का क्लू पता हो। क्या निकालना आपने? हाँ, क्या निकालना? एटॉमिक मास निकालने इंडिविजुअल P और Q के। सर 12 ग्राम नहीं होएगा ये? हाँ, 12 ग्राम किसके? अगर 1 मोल करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट हुआ है? मतलब आप अभी जो आज यहाँ क्लास में कर रहे हो फर्स्ट टाइम है ना? अभी आपका क्लास में तो फर्स्ट टाइम है, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ ध्यान दो, चेक करना भी। आपको P2Q3 के 0.15 मोल का मास ये पता है,
तो अगर 0.15 मोल का मास पता है तो आप बताओ क्या 1 मोल का निकाल सकते हैं कि कितना मास आएगा? 15.9 ग्राम। हाँ आएगा ना, ये बात समझ गए? अरे यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ लिख लो मास। तो 0.15 मोल का अगर 15.9 है तो 1 मोल का कितना होगा x? बोलो हाँ या ना है। तो 0.15 डिवाइडेड 15.9 स्टोइशियोमेट्री बेसिकली 1 अपॉन में x, तो x की वैल्यू कितनी आई? 15.9 होल डिवाइडेड 0.15। बोलो हाँ या ना। तो ये जो आएगी ये 1 मोल का मास आएगा ना, और 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। और मोलर मास P2Q3 का आएगा कैसे? जिसमें 2 मास P के होंगे और 3 मास किसके होंगे? Q के। तो वो इक्वल हो जाएगा इस मोलर मास के। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है फटाफट? 106 कंफर्म चेक कर लो एक बार। 15.9 डिवाइडेड 0.15 106। तो ये वैल्यू 106 आई, मतलब 2p + 3q आपका 106 है ना जी। बताइए बनी कि नहीं बनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? ठीक है, तो जैसे आपने ये निकाला तो यहाँ पर भी 1 मोल का कितना मास आ जाएगा? 1 मोल का कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15। बताओ कितना आया? हाँ 9.3 डिवाइडेड 0.15 62। ये वैल्यू 62 आ गई, मतलब 62 ये आ गया। अब इसका मास किसके बराबर होगा जल्दी बोलो? P + 2Q। तो ये 62 आ गया। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो गई, तो 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो। अभी आपको अगर ना भी समझ आए डोंट टेक टेंशन, बैकअप क्लास में आओ। बैकअप के जो 5 मेजर टॉपिक्स है जो आज कराऊंगा वो तो आपको आएगा ही आएगा समझ, लगभग आएगा, कुछ एक थोड़ा बहुत रह जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, पक्का? चलो ये आपका क्वेश्चन डन कर दे। अब P और Q की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लोगे। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने ना 2p + 3q गिव्स 106 और ये आ जाएगा आपका P + 2q गिव्स 62। सॉल्व करो, गेट द आंसर ऑफ P एंड Q। चले आगे। हाँ करो। जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो आपके बेसिस खोलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनकी हेल्प से हम आगे फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने लायक बनेंगे। एकदम से हायर लेवल के करोगे ना तो परेशानी फील करोगे। Q18 आ गया। हाँ Q18 आ गया। Q18 आ गया, ठीक है, जो आ गया वो तो P26 आ रहा। ठीक है, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, कर लोगे? अब चले आगे, आओ कर लो। आपको आ रहा है समझ बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई डाउट? चलो हटा दूं? एक क्वेश्चन और कराऊं बढ़िया सा। ये आपका हो गया है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? अभी कोई क्वेश्चन लगाए इनमें से आपने? ये लो,
बच्चों क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है रिएक्ट करता है HCl से टू गिव CaCl2 CO2 और ये सब रिएक्शन दे दी, CaCO3 2HCl CaCl2 बना रहा है वगैरह वगैरह दिस दे दिया। अब कह रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ इतने मोलर HCl। ठीक है, आपको मैंने टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म कराया था जिसमें मोलारिटी था। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टॉपिक नहीं हुआ आपका, कोई नहीं, जस्ट चिल, बिल्कुल चिल रहना। टॉपिक नहीं हुआ शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबका, बाकियों का हुआ है, आपका मोलारिटी नहीं हुआ आपका, बीच में स्टोइशियोमेट्री वगैरह आपका नहीं हुआ ना, कोई नहीं। बस ये वाला एक क्वेश्चन देख लो जिनका हो चुका है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, CaCl2 बना रहा है। अब पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ, इसका कितना मास यूज होगा HCl के साथ रिएक्ट कराने के लिए। तो बेटा यहाँ ध्यान देना, ये रही आपकी रिएक्शन CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि कैल्शियम का मास 40 होता है और कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, O का कितना होता है बेटा 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन CaCO3 का मास कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48, यही हो जाएगा। तो इसका मास आता है 100 ग्राम। कितना आता है बेटा? अरे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैंने बताया था ना स्टोइशियोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट नहीं हुआ डोंट टेक टेंशन, जिनका हो गया बस वो क्वेश्चन देख लो, जो 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, HCl का कितना मास हो जाएगा जल्दी बताओ, HCl का कितना होगा 1 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 36.5। लेकिन टोटल कितने HCl हैं 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 2, तो 36.5 इंटू 2 73। कितना हुआ बेटा 73 ग्राम। तो 100 ग्राम रिएक्ट करता है 73 ग्राम से। तो वो पूछ रहा है कितना मास ऑफ CaCO3, इसका कितना मास रिएक्ट करेगा। इसके मास नहीं दे रखा बेटा, मास नहीं दे रखा, क्या दे रखा है वॉल्यूम एंड क्या दे रखा है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो चेक करना बेटा मोलारिटी क्या हुआ करती है, मोलारिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो हाँ या ना, इन लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी 0.75 दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्या आता है गिवन मास बाय, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास होल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो लीटर्स में है 25 mls में है, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट HCl है, HCl का 1 मोल का मास कितना हो जाएगा H1 और Cl 35.5। तो मोलर मास कितना हो गया इसका, तो बताओ यहां से कितना गिवन मास है फाइंड आउट हो जाएगा। ए नहीं समझ आया देन प्लीज बताओ एक बार कि नहीं आ रहा समझ। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उन्होंने ये नहीं बताया ना कि इतने ml और इतने मोलर में कितना मास प्रेजेंट है। बता देते तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता कि 100 ग्राम इतने के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना मास इतने के साथ करेगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मास नहीं दिया ना। क्या दिया है मोलारिटी और वॉल्यूम, और वो मोलारिटी लाने के लिए वॉल्यूम अगर पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो गिवन मास है मोलर मास गिवन मास निकल जाएगा ना। तो गिवन मास की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं x लेट कर लूँ, कितनी लेट कर लूँ, नहीं x नहीं y लेट कर लो, तो क्या आ जाएगा सॉल्व होके 0.75 ये वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई 1000 बाय 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट कर लोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 0.75 मल्टीप्लाई 36.5 मल्टीप्लाई 25 होल डिवाइडेड 1000। इतने ग्राम्स आ जाएगा। बोलो क्या वैल्यू आ रही है फटाफट बताओ। ये वैल्यू आ रही है आपकी
0.75 इंटू 36.5 इंटू 0.025 0.6843 आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है? 0.6843। तो चेक करना है ये वाली वैल्यू कितनी मिली है, ये सॉल्व होके कितनी मिली है? 0.6843 ग्राम। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे वही यूनिटरी मेथड लगा दोगे। यहाँ पे ले लोगे मास ऑफ वॉट, CaCO3। यहाँ पर क्या ले लोगे? मास ऑफ HCl। तो अब सिंपल सी बात है, 100 ग्राम कितने HCl से रिएक्ट कर रहा है? 73 से। तो x ग्राम रिएक्ट करेगा 0.6843 ग्राम। इज दैट क्लियर? सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। बोलो हाँ या ना। जिनके टॉपिक हुए हैं उनको समझ में आना चाहिए। रेस्ट अदर बच्चे प्लीज बिना किसी टेंशन के अभी बैठो। चैप्टर पता है क्या है? चैप्टर 95% ओवर हो चुका है। तो अगर जिसका छूटा है उसका 95% छूटा है, बैकअप मिलेगा तो ये हो पाएगा, अदरवाइज अभी नहीं लगेंगे क्वेश्चन। बाकी बच्चे बताओ, बाकियों से हो रहा है नहीं हो रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक है। दक्ष एंड आर्नव कोई डाउट बेटा? नो। ठीक है मोलैलिटी का स्मॉल एम यूनिट जी। यहाँ पे कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी स्टैंड्स होता है मोल पर लीटर। लिख लो इसे फटाफट। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये वाला आपका पेपर में आएगा 3 मार्क्स का। कितना? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर में। समझ आया? नहीं आया ना? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल टिक के तसल्ली से बैठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिख लो तो बता देना। ये नहीं आया होगा आपको समझ? इसमें आपके इस चैप्टर के एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक लगा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला, ठीक है, वो भी लेता है 20-25 मिनट तो एटलीस्ट लेता है वो भी समझने में। और एक और लगा है स्टोइशियोमेट्री। 2 कॉन्सेप्ट से मिल करके ये एक क्वेश्चन बना है। ये लिख लो। आप लोगों को आ रहा है समझ ढंग से? क्या बोला था मैंने कैलकुलेशन के लिए? क्या बोला था बता? मैंने ये बोला था अभी यू कैन यूज कैलकुलेटर until unless you are searching for procedure। भाई प्रोसीजर आता हो ये भी तो एक बड़ा टास्क है। हाँ, जब तक आपको प्रोसीजर अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता तब तक यू कैन यूज कैलकुलेटर। हाँ, वंस आपको ये पता लग जाए कि प्रोसीजर क्या है, अब जो मैं जिस प्रोसीजर से जा रहा हूँ वो करेक्ट है, तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे। एक टाइम पे 2 जगह दिमाग लगाओगे ना तो वही होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने कितनी मल्टीप्लाई डिवाइड करी? नहीं करी ना। डोंट टेक टेंशन। एक टाइम पे इंसान एक ही जगह दिमाग लगा सकता है। समझ गए? तो फिलहाल अभी आप प्रोसीजर पर ध्यान दो, रेस्ट ऑल दिमाग में बातें मत लाओ। अभी इसके क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें क्या लेकर के बैठ के डिवाइड करते रहोगे? मान लो आ जाएगा 3648 को डिवाइड करना है 49 से, तो क्या करोगे? अब डिवाइड करने बैठोगे यार, ऐसी तो बहुत कैलकुलेशन आएगी। जस्ट सॉल्व करो, यूज द वैल्यू, खत्म बात। पेपर में क्या करना है? पेपर में ना आपकी वैल्यूज थोड़ी अच्छी आती हैं। चले आगे। हाँ जी बोलो बेटा। सर छोटा सा डाउट था सर, मोलर मास में 36.5 क्यों लिया 73 क्यों? आप ये बताओ, आप जो मोल्स निकालोगे वो HCl के मोल्स निकालोगे ना? यस। तो जब मोल्स HCl के निकालोगे तो डबल HCl का मास क्यों डालोगे? जो आप ये बात सुनना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है बेटा? तो मोलर मास HCl का, उसमें एक H और एक Cl ही आएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यहाँ पे 73 क्यों लिया है ना? आ रही है आवाज? चलो यहाँ ध्यान दो। ये वाली बात क्लियर है?
पता है क्यों यहाँ पे 73 लिया है और यहाँ पे क्यों 36.5 ले रहे हैं? हाँ बोलो। कहाँ ये वाला? हाँ बिल्कुल। चले आगे। हाँ अब टॉपिक करा दूँ। हाँ 2-3 लॉज हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट जो लॉ आता है बेटा वो लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये समझना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। ये लॉ सिर्फ वही लगता है जहां पे दो एलिमेंट जब ज्वाइन होते हैं ना तो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं बात बोलूं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन तो एज O2 लिखते हैं ना, C+O तो लिख नहीं सकता, तो C+½ मिलके क्या बनाएंगे? CO। और क्या ज़रूरी है जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो CO ही बनाएंगे, और क्या बना सकते हैं? CO2 भी बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि एलिमेंट तो दो ही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, बट ये मिल करके क्या क्या बना रहे हैं? CO भी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है। हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? CO हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, CO2 उतना नहीं है, ठीक है। तो C+½ गिव्स CO और C+O2 गिव्स CO2। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात कह सकता हूँ कि कार्बन का मास यहाँ पर फिक्स है 12 ग्राम। अरे कार्बन एक ही तो है, तो मास कितना हुआ? 12 ग्राम। यहाँ पे O2 कितने हैं? अरे O मतलब 2 हैं, तो ये वाला मास कितना हुआ? 32 ग्राम। और यहाँ पे O कितने हैं? हाफ O2। अरे काका O2 हाफ है, O हाफ नहीं है। एक ही बात है। आप ये लिख दोगे 2 कार्बन + O2 तो आपको 2 CO मिल गया। आप ये लिख दोगे C+½ O2 तो आपको एक, हाँ हाँ बिल्कुल अलाउड है। रिएक्शन को हम किसी भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आपने जब बचपन में पढ़ा है तो H2 + ½ O2 गिव्स H2O। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। चलें आगे। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन है, यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 32। अरे O2 का 32 है और O2 32 × ½ कितना आया? 16। तो कुल मिला के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का जो मास है, अगर कार्बन का मास फिक्स रख रहा हूँ तो ऑक्सीजन का मास मल्टीपल रेशो में है। मल्टीपल ही तो है। अगर वहाँ पे मास मेरा 16 यूज हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 32। अरे क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक कार्बन के साथ, मेरी बात सुनना, अगर एक कार्बन के साथ यहाँ पे एक O कंबाइन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? एक कार्बन के साथ 2 O। तो अगर कार्बन कार्बन कॉमन हो गया इस वाले और इसमें, कार्बन कार्बन अगर कॉमन हो गया तो ऑक्सीजन तो एक के बाद डायरेक्ट डबल हुआ है ना। यूं थोड़े है कि एक के बाद 1.5 O आ जाएगा भाई। एक C के साथ या तो एक O लगेगा या 2 O लगेगा। हाफ लगने का तो मतलब ही नहीं है, 1.5 लगने का तो मतलब नहीं है ना। तो मामला मल्टीपल रेशो में ही तो आएगा। नहीं आई बात समझ? भाई 20 नहीं है, 2O है ये। क्या है ये? 2 ऑक्सीजन। बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं when 2 elements combine to form more than one compounds, when 2 elements combine to form more than one compound, then if mass of one element is fixed, the mass of other element will be in ratio of a small whole number. स्मॉल होल नंबर ही चलेगा। अब C के साथ या तो 1 O चलेगा या 2 O चलेगा। ऐसा चलेगा कि क्या CO5 C के अराउंड 5 O तो लगना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो रेशो भी होगा 1 2 3 4 मैक्सिमम, अब उससे ज्यादा पॉसिबल। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसको मैं लिखवा रहा हूं। इसको फटाफट नोट डाउन करो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? समझ में आया कि नहीं आया?
ये लगता ही तब है जब दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सपोज जैसे H2 भी तो बनाता है चलो वो और एग्जांपल तो मैं बता रहा हूं, फिलहाल अभी ये लिख लो। यहां तक किसी को भी कोई इशू हो बताना भैया। लिख लिया, लिखवाऊं इसे? ठीक है, याद ध्यान देना। ये लिखा है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला क्या है आपका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या लिखा है इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या लिखा है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू, अरे या तो मोर देन वन कह दो डायरेक्टली, या फिर कह दो या तो टू या फिर मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन ऑफ दीज, किसी एक एलिमेंट का जो रेशियो होगा एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। देखो एक का तो फिक्स रख रहे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा कीपिंग वन फिक्स द मास ऑफ अदर विल बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, और रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 16 1 जा 16 है तो 16 2 जा 32 या 16 3 जा 48 होगा, 16 5 जा 8 जा 9 जा कुछ नहीं होगा। अब 3 वाला एग्जांपल देख लो, क्या कार्बन प्लस 3/2 O2 लेकर के एक एग्जांपल समझना, क्या CO3 नहीं बनाता विद -2 चार्ज? अरे बनाता है ना, लेकिन CO4 नहीं बनाता। समझ पा रहे हो? तो यहां पर अगर एक कार्बन का मास वही 12 ग्राम हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? O2 का 32 इंटू 3/2 कितना हुआ? 48 हुआ। बोलो तो यहां पे चेक करना, क्या सब जगह मैं ये नहीं कह सकता मैंने मास ऑफ कार्बन फिक्स रखा है? तो मास ऑफ कार्बन फिक्स, एक बार दोबारा पढ़ लो क्या लिखा है यहां पर। ये आपका लिखा हुआ है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू या फिर मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जो होगा मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो, ठीक है, टू वन अनदर, सिंपल होल नंबर रेशियो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इसे फटाफट राइट करेंगे। कोई डाउट बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, कौन सी वाली? हाँ चेक कर, 3/2 इंटू 2 क्या होता है ना? 3 ही तो आया। अरे 3/2 बेसिकली 1.5 होता है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3। कोई डाउट यहां तक?
स्टेटमेंट समझ में आ गई? देखो लर्न तब होगी जब एक बार समझ में आई होगी, ठीक है, प्रॉपर रट्टा नहीं मारा जाएगा इनका, क्योंकि ना ऐसे पढ़ोगे तो सारी एक जैसी लगती हैं अगर मतलब नहीं समझ में आया तो। चलें आगे, लिख लिया? ठीक है, आओ नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पता है सबको क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये वाला तो नहीं भूलोगे, ये तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा गेलियो-साइक्स लॉ ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम। क्या है? गेलियो-साइक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये वाली बात आपको समझाता हूं, ये बेसिकली क्या है। बेटा ये समझना ये लिखा क्या है। जैसे आपको आज तक ये बात पता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा सपोज कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहां पे इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? अरे मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। और यहां पर इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? तो एक मॉलिक्यूल प्लस 3 मॉलिक्यूल मिलके कितने बने? 2 मॉलिक्यूल। कितने बने? 2 मॉलिक्यूल। अब आप इस बात को समझना, मैथमेटिक्स में 1 प्लस 3 कितना होता है, मगर ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये है साइंस। अब क्यों ऐसा हुआ इस बात को समझते हैं। 2 नाइट्रोजन थे, जब टूटेंगे तो 2 अलग अलग नाइट्रोजन आएंगे। हाँ, अब अमोनिया में एक एन पे कितने एच लगे हैं? तो यहां पर मेरे पास टोटल कितने एच हैं? 6H। तो 3H यहां आके जुड़ गए और 3H। तो इस प्रपोर्शन में एक ये और 3 ये में कितने बने? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मेरी बात तसल्ली से सुनना। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका STP नहीं हुआ है शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा। शायद क्यों कंफर्म नहीं आएगा? STP नहीं हुआ, कंफर्म नहीं आएगा। आप लोगों का STP कल हुआ ना? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना बताया बेटा? अरे क्या बताया था? 1 मोल गैस 22.4 बताया ना बेटा। तो ध्यान देना, इस वाली बात को समझना। यहां पे मैं ये बात कह सकता हूं, अगर इसका 1 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है तो इसके 3 रिक्वायर्ड है, तो बनेंगे कितने? 2। समझ गए? इस हिसाब से आप इस बात को समझो। ये फिलहाल हटा रहा हूं। यहां पर अगर मेरी बात सुनो, यहां पर अगर 10 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो यहां कितने चाहिए इनके? 3 टाइम्स ज्यादा। कितना चाहिए? अरे 1, 3 और 2 का रेशियो है ना काका। तो अगर ये 10 है तो ये कितना चाहिए? 30 मॉलिक्यूल। और वो कितने बनेंगे? 20। बोलो जी। अगर मैं बोलूं इसका मॉलिक्यूल नहीं मोल बोलता हूं, अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसके कितने मोल चाहिए? 3 मोल्स। इसके कितने बनेंगे? 2 मोल्स। अगर मैं कहूं इसके 1 दर्जन मॉलिक्यूल हैं तो इसके कितने चाहिए? 3 दर्जन मॉलिक्यूल। इसके कितने चाहिए? कितने बनेंगे? 2 दर्जन। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी मामला हमारे यहां पर हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है 1:3:2। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ हाँ, ये मतलब कोफिशिएंट जितने टाइम्स हैं, प्रोडक्ट जितना टाइम्स है वो उतना ही बनेगा।
अब चाहे आप मॉलिक्यूल ले लो, मोल ले लो, दर्जन ले लो, किलोग्राम तो नहीं, सॉरी, मास नहीं, समझ आ रही बात? बोलो। तो यहां चेक करना, ये आपका वही N2 है, ये वही आपका 3H2 है, ये वही आपका 2NH3 है। चलो मेरी बात सुनना, यहाँ पे 1 मोल रिक्वायर्ड है। अबे अकॉर्डिंग टू दिस कितने मोल हैं? 1 मोल। यहाँ कितने हैं? 3 मोल। यहाँ कितने हैं? तो अब मेरी बात समझना, अगर यहाँ पे गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, यहाँ जल्दी बताओ कितना होगा? 3 इंटू, अरे थ्राइस हो गया ना। अरे एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होता है, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 22.4 मोल, हाँ या ना? ये कितना बनेगा? 2 इंटू 22.4 मतलब 44.8 मोल, हाँ या ना? अभी ये बता, अगर यहां पर मेरा ये 11.2 लीटर है तो ये कितना बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ 11.2। अरे जितना है उसका थ्राइस ही तो बनेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 11.2 लीटर, और ये कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ 11.2 लीटर। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो वॉल्यूम है वो रेशो में है, इनके जो मोल्स हैं वो रेशो में है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेशो में है? बोलो। तो क्या है ये? गेलियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है? ये आपका सिंपल एक छोटी सी बात कहता है कि क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब भी दुनिया में गैस रिएक्ट करती हैं तो एक गैस प्लस 3 गैस मिलकर 4 गैस नहीं बनती। और ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हो रहा 4? क्यों नहीं बन रही? क्यों सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसा कुछ मामला है ना, n का ये और यहाँ 6H 3H यहाँ आ गए, 3H यहाँ आ गए, तो कहां बने? 1 + 3 4 कहां बना? नहीं आ रही बात समझ? देखो फील हो सकता है थोड़ा लेट आए। बोलो भाई। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पे रेशोज में हो रहा है मामला। तो यहां पर क्या लिखा है? देखो मैं अगर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताऊं, रटने के लिए सिंपल कह दूं, और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कह दूं, रेशो वर्ड दोनों में तुम स्टेटमेंट तक नहीं रट पाओगे। बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया था बेटा? कि अगर 2 एलिमेंट मिल करके एक बार एक कंपाउंड बना रहा है, दूसरी बार दूसरा कंपाउंड, अरे 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बना रहे हैं, तो एक का मास अगर फिक्स रखोगे तो बाकी क्या होंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर, स्मॉल होल नंबर रेशो में। यहां क्या है? यहां पर ये है कि वॉल्यूम्स का रेशो, अरे जो वॉल्यूम का रेशो वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के जो रेशो कोएफिशिएंट है उनके प्रोपोर्शनल है। तो क्या बोला इन्होंने? जब गैसेस रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट सारे क्या होते हैं? वो होल नंबर रेशो के ही तो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। नहीं यही बात समझ? ठीक है। बट ये कंडीशन तभी अप्लाई हो पाएगी जब आपका ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा? सेम। वो चेंज नहीं होने देना। ठीक है। एक लास्ट लॉ जो इसमें थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है बता दूं। ठीक है, ये समझ आया? लिख लो फटाफट। बस आपने क्या लिखना है बेटा? आपने सिर्फ ये जो डार्क में लिखा हुआ है ना, बोल्ड में, ये लिखना है और ये वाली बात लिखनी है। नहीं समझ आया मना करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई डाउट आपको इस वाले टॉपिक में? डाउट है तो बता दो, रिपीट कर दूंगा टॉपिक। सर एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो लॉ है ना, ये थोड़े पढ़ने में आप लोगों को ना थोड़े अटपटे से लग सकते हैं। पता है क्यों? ये एकदम से समझ में नहीं आते। टोटली नई चीज है आप लोगों के लिए ये। देखो आज तक तो ये पता था कि 1 + 3 मिलके 4 होते हैं, बट यहां नहीं लग पा रहे ना। 1 मॉलिक्यूल इसका, 3 मॉलिक्यूल इसके, मिलके 4 नहीं हो पा रहे। ठीक है, क्योंकि एक n के साथ पता नहीं कितने H आने हैं, 2 के साथ फिर पता नहीं कितने आने हैं। तो पता नहीं जितने मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं 4 के हिसाब से 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे ना, 2 ही तो बन रहे हैं। तो ये रेशो है।
हो गया? लिख लिया? एक बार दोबारा बता दूं? हाँ देख लो दोबारा। 22.4 लिखा है, वो सिर्फ 22.4 या 11.2 हो सकता है या कुछ भी हो सकता नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे है। हाँ, उसका ही वो लिखा है ना 22 सुन और सुन 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 11.2 बता उसका ही। बता रहा हूं। एक मोल में कितना वॉल्यूम है? तो यहां कितने मोल हैं? तो जितना वॉल्यूम इसका उसका थ्राइस ये। तो ये एसटीपी का कांसेप्ट है इसमें कि मोल में इतना मोल। हाँ बिल्कुल, ठीक है। समझ गए? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? क्या ऐसा चल सकता है कि क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि यहां पर 1 लीटर चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? दिमाग लगाओ। थ्राइस ही तो वॉल्यूम चाहिए। 3 लीटर कितना बनेगा? चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं एसटीपी वाला भी लगेगा ना, लगेगा। 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर बिल्कुल चलेगा। रेशो ही तो है वॉल्यूम्स का, वॉल्यूम्स का ही तो रेशो चाहिए। कौन सा रेशो? जो आपकी इक्वेशन बोल रही हो। बट याद रखना इक्वेशन होनी क्या चाहिए? हाँ, बैलेंस नहीं होगी तो कहां से चलेगा? तो आप भी समझ सकते हो नहीं चलेगा। ठीक है, दोबारा आपको बस एक चीज बोलूंगा बेटा, ये लॉग भी अगर आपको 70% भी समझ में आए हो तो अभी ठीक है। पूरा समझने में, पूरा फील लेने में अभी अपने को क्वेश्चंस लगाने हैं। समझ पा रहे हो? अब आप क्वेश्चन लगाने लायक थोड़े थोड़े बनोगे। अब जब क्वेश्चन आप इसके लगा लोगे ना, एक चैप्टर के कम से कम कितने क्वेश्चन लगाने हैं? कम से कम कितने कितने कितने? कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने के बाद उन क्वेश्चंस को आप एज अ बेस मान के चलोगे तो चैप्टर होना चालू होगा। 100 के बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। 100 तक में बच्चा थोड़ा सा क्या फील करता है कि यार बड़ी जान लगानी पड़ रही है इन क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन 100 के बाद आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। वही चीजें तो रिपीट होंगी ना कहीं ना कहीं। ये बताओ, ये समझ आया? नेक्स्ट लॉ आपको एक बता रहा हूं जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। क्या है भैया? नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? मैंने आपको यह बताया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू प्रेशर फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो। आर तो हमें हमेशा पता होता है, बोल हाँ या ना। अरे काका प्रेशर फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो जितना मेरा वॉल्यूम है वो उसी हिसाब से मेरा नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना। तो यहाँ हाँ बोलो। अरे आर की वैल्यू क्या है अभी छोड़ो उसे, अभी बताऊंगा पहले आर की वैल्यू छोड़ो। अभी बस ये बताओ, आर की वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो तो नहीं चेंज होने वाली। और आर को मैंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताया था। तो चेक करना एट फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर, ठीक है, पे जितना वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये वो कहता है कि दुनिया की कोई सी भी गैस हो, अगर दो अलग अलग गैसेस लो, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, तो इन दोनों का सेम वॉल्यूम आ रहा होगा अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगी या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे। नहीं आई बात समझ? नहीं आई? मना करना। नहीं आई ना? सुन, ये बात समझ आई कि n नंबर ऑफ मोल्स है, v वॉल्यूम है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के किस पे? एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। बता भाई ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? नहीं क्लियर तो मना करो, बोलो क्लियर है। तो n क्या है? नंबर ऑफ, मान लो अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर।
अब 1 मोल में ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स में लेता हूं ऑक्सीजन गैस के तो उनका इतना वॉल्यूम आएगा, और इतने मॉलिक्यूल्स लेता हूं Cl2 गैस के तो उसका कितना वॉल्यूम आएगा? सेम आएगा। तो चाहे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लो या सेम नंबर ऑफ मोल्स लो, वॉल्यूम क्या आने वाली है? ये बात समझ आई? एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव सेम वॉल्यूम। नहीं आई अभी बात समझ? मान लो एक गैस के 10 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम x है, तो अगली गैस के 10 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? x। क्यों बराबर है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बराबर है। अरे बोलो, क्या गैस के साइज का कोई इंपैक्ट नहीं है? नहीं है। अरे बोलो, मान लो 10 में और 10 ये, क्या वॉल्यूम बराबर आएगा हम लोगों का? नहीं, हम लोगों के साइज का मैटर है ना, गैस पे नहीं होता, गैस है वो। समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे Avogadro law states that equal molecules of gases at constant temperature and pressure will have the equal volume। लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे भैया? Avogadro law states that at same temperature and pressure equal volume of gases will have equal molecule of gases will have, क्या होगा भैया? विल हैव इक्वल नंबर ऑफ, क्या? इक्वल वॉल्यूम। विल हैव, हाँ इक्वल वॉल्यूम कह दो, सेम वॉल्यूम कह दो। समझ में आ गई भैया? बोलो जी। विल हैव इक्वल, यहां तक कोई भी डाउट? विल हैव इक्वल वॉल्यूम्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। आज आप लोग यहां तक कर लो। और बच्चों आप लोगों को एक बात बताता हूं, जितने बच्चों का यहां तक सारे कॉन्सेप्ट हुए लिख लिया ये? क्लियर? ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सरसाइज है? ये आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रखे हैं ये वाले, ठीक है? ये वाले एक बार ट्राई करो घर से, ये जो MCQ हैं। वैसे तो देने को इनके आगे आंसर भी दे रखे हैं। क्या है भैया? इनके आगे आंसर भी हैं, ठीक है? बट आपको क्या करना है? हाँ, बिना देखे मतलब आंसर चेक करो। आप अल्टीमेटली ये चेक करो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि अब इसका टेस्ट लगाऊंगा। सबसे पहले वो टेस्ट लगाऊंगा जो आपको कराया है, फिर उसके बाद हायर लेवल के क्वेश्चन करके और आगे करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये ध्यान देना, ये जो एक्सरसाइज 2 तक है, 2 के बाद एक्सरसाइज 3 भी है ना, ये 3 तक ये आपको आनी चाहिए, ठीक है? ये आपके होमवर्क है, ये करके लाना। बाकी फिर हम करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय बच्चों।